हेलो स्टूडेंट, आज हम फिजिक्स के नेक्स्ट टॉपिक आवेशों की उपस्थिति का संसूचन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में अपनों ने आवेशन की विधियों के बारे में पढ़ा था। 3 प्रकार की होती हैं, घर्षण, प्रेरण और चालन। आज एक नया टॉपिक है, इसको हम अलग से हेडिंग करके या नोट करके पढ़ सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि आवेश की उपस्थिति का संसूचन किसके द्वारा किया जाता है। तो देखो, आवेश की उपस्थिति का संसूचन निम्नलिखित उपकरणों के द्वारा किया जा सकता है, जिसमें नंबर 1 है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। नंबर 2 है इलेक्ट्रोमीटर। नंबर 3 है वोल्टामीटर। और एक है प्रक्षेप धारामापी। इनके द्वारा हम आवेशों की उपस्थिति का संसूचन कर सकते हैं। अपने सिलेबस में स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी सबसे मेन है। वापिस देख लेना, आवेशों की उपस्थिति का जो संसूचन है वो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, इसके अलावा इलेक्ट्रोमीटर, वोल्टामीटर और प्रक्षेप धारामापी, इनमें से किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। आज हमें इस पॉइंट के बारे में पढ़ना है, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, और अपने सिलेबस में यही पॉइंट है। तो देखो, ये रहा नंबर 1, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, उससे पहले थोड़ा सा एक हिंट लिख देता हूँ बोर्ड पर। इसमें क्या क्या उपकरण अपने काम में आएंगे। एक तो है कांच का जार। नंबर 2 एक हमें लेनी पड़ेगी चालक छड़। नंबर 3 एक लेनी है धातु की चकती, जिस पर हम आवेशित वस्तु को स्पर्श करवा सकते हैं। और एक नंबर 4 हमें लेने हैं अत्यंत पतले स्वर्णपत्र। इन सब को काम में लेकर हम स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी के उपकरण का निर्माण करेंगे। तो थोड़ा बहुत मैं बता भी देता हूँ, डायग्राम भी बना देता हूँ। इसमें क्या होता है, एक कांच का जार होता है इस प्रकार से। इस कांच के जार के मुख जो होता है, उस मुख को अचालक पदार्थ के ढक्कन से ढका हुआ होता है इस प्रकार से। ठीक है, इस ढक्कन के अंदर इस प्रकार से एक चालक छड़ जाती है। जिसे हम रोड भी कहते हैं, चालक छड़। अब इस छड़ का एक तो हो गया बाहरी सिरा जो जार से बाहर है, एक है अंदर वाला सिरा जो जार के अंदर है। इस जार के अंदर वाले सिरे पर 2 अत्यंत पतले स्वर्णपत्र लगे हुए होते हैं इस प्रकार से। और जो ऊपर वाला भाग है, बाहर वाला, वहां लगी हुई होती है धातु की चकती। देखो संरचना, इसमें एक कांच का जार होता है जिसके मुख को अचालक पदार्थ के ढक्कन से ढक दिया जाता है। इस ढक्कन के अंदर एक चालक छड़ इस जार के अंदर जाती है। उस छड़ का कुछ भाग बाहर की ओर होता है और शेष भाग जार के अंदर की तरफ होता है। अंदर वाले भाग के अंदर 2 अत्यंत पतले स्वर्णपत्र लगे होते हैं, और जो बाहर वाला भाग होता है वहां लगी होती है धातु की चकती, डिस्क। अब क्रिया विधि क्या कहती है कि जो ये स्वर्णपत्र होते हैं वो अत्यंत पतले हैं। पतले इसलिए लिए हैं क्योंकि स्वर्णपत्र कम
स्थिर वैद्युत बल, जिसको हम कूलाम बल कहते हैं, जो अपने नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, कम स्थिर वैद्युत बल का प्रभाव भी शीघ्रता से प्रदर्शित करते हैं। यानी इनको आवेश मिलते ही तुरंत क्रिया करना शुरू कर देंगे। अब इनका फैलना या सिकुड़ना हमें यह बताएगा कि वस्तु जो हम ले रहे हैं वो आवेशित है या नहीं। यानी आप संसूचन कर सकते हो। दोबारा सुन लेना कि स्वर्ण पत्र अत्यंत पतले होते हैं और कम स्थिर वैद्युत बल का प्रभाव भी शीघ्रता से प्रदर्शित करने लग जाते हैं। तो देखो आगे कैसे करना है। ये मान लिया मेरे पास कोई धनावेशित कांच की छड़ है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ लिख दिया धनावेशित कांच की छड़। तो इस धनावेशित कांच की छड़ को जब मैं चकती से स्पर्श करूंगा इस प्रकार से, तो हमें पता है स्पर्श कराने का मतलब चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन से क्या होगा, ये कांच की छड़ अपना आवेश धातु की चकती को देगी और धातु की चकती का संपर्क है चालक छड़ से। अब होगा क्या कि ये जो धनावेश है वो इस छड़ के माध्यम से होता हुआ जहाँ स्वर्ण पत्र लगे हैं वहाँ पहुँच जाएगा और तुरंत आवेश का जो बंटवारा होगा वो दोनों स्वर्ण पत्र पर होगा। अब इस स्वर्ण पत्र पर भी धनावेश और इस स्वर्ण पत्र पर भी धनावेश, दोनों है, दोनों पर धनावेश है, इस प्रकार से थे। अब दोनों पर धनावेश है, अब चूंकि धनावेश है नहीं सहजातीय आवेश, और हमने पहले पढ़ दिया सहजातीय आवेश में हमेशा प्रतिकर्षण होता है और उस प्रतिकर्षण के प्रभाव में क्या होगा, ये दोनों स्वर्ण पत्र इस प्रकार से फैल जाएंगे। कहने का मतलब है कि ये दोनों अलग हो जाएंगे। जैसे मान लो प्रारंभिक कंडीशन में इस प्रकार से थे, इसको भी धनावेश मिल गया, इसको भी धनावेश मिल गया, तो धनावेश मिलेगा तो सहजातीय आवेश है और सहजातीय आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है और उसके प्रभाव में ये दोनों स्वर्ण पत्र इस प्रकार से फैल जाएंगे। और दोनों स्वर्ण पत्रों का फैलना हमें यही प्रदर्शित करवा रहा है कि जो वस्तु हमने ली है कांच की छड़ वो पहले से कोई ना कोई आवेशित है। यानी कि हम चाहें तो इसको छड़ को जैसे मान लिया ये मेरे पास वस्तु है, ऐसे भी समझना आप, इसको स्पर्श करवाया और अगर स्वर्ण पत्र एक दूसरे से फैल रहे नहीं है साम्य अवस्था में, तो मैं यही कहूँगा कि ये जो छड़ मैंने ली है वो उदासीन है। और अगर इस वस्तु को मैं यहाँ चकती से स्पर्श करवाऊँ और स्वर्ण पत्र एक दूसरे से दूर हट जाएं, तो मैं यही कहूँगा कि इस वस्तु पर कोई ना कोई आवेश है। अब वो आवेश धनावेश भी हो सकता है और आवेश ऋणावेश भी हो सकता है। इस प्रकार यह है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। एक बार वापस रिपीट करवा देता हूँ कि इसमें एक कांच का जार होता है जिसके मुख को अचालक पदार्थ के ढक्कन से ढका जाता है। इस जार के अंदर ढक्कन के माध्यम से एक चालक छड़ अंदर जाती है जिसका आधा भाग बाहर की ओर है, शेष भाग अंदर की ओर है। अंदर वाले भाग पर दो अत्यंत स्वर्ण पत्र लगे हुए होते हैं, जबकि ऊपरी या जो बाहरी वाला भाग है वहाँ लगी होती है धातु की चकती। इस धातु की चकती से जब हम कोई धनावेशित कांच की छड़ को स्पर्श करवाते हैं तो यहाँ चालन द्वारा आवेशन की घटना होगी, तो ये आवेश धातु की चकती को मिलेगा। धातु की चकती का संपर्क है चालक छड़ से और वो आवेश यहाँ से होता हुआ सीधा स्वर्ण पत्रों पर पहुँचेगा। अब स्वर्ण पत्र अत्यंत पतले हैं और सहजातीय है आवेश, इसलिए दोनों एक दूसरे से दूर हट जाते हैं या फैल जाते हैं, अति शीघ्रता से फैलते हैं, क्योंकि स्वर्ण पत्र जो होते हैं वो कम स्थिर वैद्युत बल का प्रभाव भी शीघ्रता से प्रदर्शित करते हैं। यानी आवेश अगर कम मात्रा में है तो भी ये तेजी से एक दूसरे से विक्षेपित हो जाएंगे। यह है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। तो आवेशों की उपस्थिति का संसूचन किन उपकरणों से किया जाता है? अगर क्वेश्चन आ भी जाए, एक नाम या दो नाम पूछ सकता है वो, तो हम क्या लिखेंगे? नंबर 1 स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, नंबर 2 इलेक्ट्रोमीटर, नंबर 3 वोल्टामीटर और नंबर 4 हो गया प्रक्षेप धारा मापी। ये अपना एक टॉपिक पूरा हो गया। अब देखो अगला टॉपिक जो मोस्ट भी है, छोटे मोटे क्वेश्चन आ भी जाते हैं वहाँ से। अब मैं यहाँ एक हेडिंग लगा रहा हूँ आवेश के गुणधर्म। अलग अलग पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे अपने को इसमें। तो नंबर फर्स्ट पहला है आवेशों की योज्यता, जिसको मैं योग भी कह सकता हूँ। ठीक है। अब मान लिया ये जो बोर्ड है वो एक निकाय है,
अपना ध्यान रखा है, इस निकाय में अलग अलग बिंदुओं पर, अलग यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ, इस प्रकार से अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग बिंदु आवेश रखे हुए हैं। और हमसे अगर कोई कहे कि बताओ इस निकाय में टोटल कितना चार्ज है, कुल कितना आवेश है, तो हम क्या करेंगे, उन आवेशों का बीजगणितीय योग ही करेंगे। टोटल जो योग करेंगे बस वही अपने लिए परिणामी आवेश हो जाएगा। तो आवेशों की जो योज्यता है उसको मैं देखो एक उदाहरण से समझा रहा हूँ। इस प्रकार से मैंने ले लिया, ये कोई निकाय है, कैसा भी ले सकते हैं, नियमित आकृति का भी हो सकता है, और ये इसमें अलग अलग बिंदु आवेश हैं। जैसे मान लो ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, ये Q3 आवेश है, और ऐसे यहाँ एक Q4 आवेश है। और ये रहा निकाय। आपसे कह रहा है कि निकाय का परिणामी आवेश कैसे होगा, तो हम यूँ लिखेंगे, निकाय का परिणामी आवेश, जिसको हम सिंबल लिखते हैं समेशन क्यू, यानी आवेशों का टोटल योग। अब इसके बारे में थोड़ा सा एक लाइन बोल देता हूं मैं कि आवेशों की योज्यता एक गुणधर्म है, क्वालिटी है इसकी। तो ये कह रहा है कि आवेशों की योज्यता एक आवेश का ऐसा गुण है जिसमें किसी निकाय का जो परिणामी आवेश है, निकाय का परिणामी आवेश का मान उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। वापस सुन लेना कि यह आवेश का एक ऐसा गुण है जिसमें किसी निकाय का परिणामी यानी टोटल कुल परिणामी आवेश का मान निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब यहाँ क्या होता है, जो आवेश हैं उनको वास्तविक संख्याओं की भांति जोड़ा या घटाया जाता है। यानी कि अगर आवेश धनावेश है तो पॉजिटिव चिन्ह लो, अगर आवेश नेगेटिव है तो फिर अपने को माइनस का चिन्ह लेना पड़ेगा। तो देखो हमने यही कहा समेशन क्यू, निकाय का परिणामी आवेश कौन है, निकाय में उपस्थित सभी आवेशों का कुल योग। तो मैं लिख देता हूँ, निकाय में उपस्थित सभी आवेशों का कुल योग। अब यहाँ निकाय में 4 आवेश हैं तो हमें समेशन क्यू को कैसे लिखना पड़ेगा, समेशन क्यू बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ये अपना रिजल्ट हो गया। ठीक है, दोबारा देख लेना कि आवेश का यह वह गुण है जिसमें निकाय का परिणामी आवेश का मान निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यहाँ बीजगणितीय योग का मतलब है कि आवेश को वास्तविक संख्याओं की भांति जोड़ा या घटाया जा सकता है। चलो इसको एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन बनाकर हम लिखते हैं। देखो इस प्रकार से मेरे पास निकाय है जिसमें अलग अलग बिंदु आवेश रखे हुए हैं। अभी ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, क्योंकि एग्जाम में 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है और इसकी आवश्यकता भी हमें पड़ती है। मान लिया यहाँ 2 कूलाम का आवेश है, 2 माइक्रो कूलाम का ले लो, यहाँ ले लिया माइनस का 3 माइक्रो कूलाम, यहाँ ले लिया प्लस का 4 माइक्रो कूलाम। अब पॉजिटिव लिखो तो लिखो, वरना कोई आवश्यकता भी नहीं है। और जैसे मान लिया यहाँ है मेरे पास वापस 3 माइक्रो कूलाम आवेश। अब कह रहा है कि बताओ समेशन क्यू की वैल्यू कितनी होगी। तो पहले तो ये पता लगाएं समेशन क्यू कौन है, निकाय का परिणामी आवेश है। परिणामी आवेश है और ये कह रहा है, वो क्या कह रहा है, निकाय का परिणामी आवेश कौन है, निकाय में उपस्थित सभी आवेशों का कुल योग, लेकिन बीजगणितीय योग लेना है। अब मान लिया सुविधा के लिए ये Q1 आवेश, ये Q2, ये Q3 और ये Q4, तो हमें पता है कि समेशन Q बराबर होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अब आप देख लो Q1 आवेश का मान 2 माइक्रो कूलाम, Q2 का माइनस का 3 माइक्रो कूलाम, इस प्रकार से Q3 भी और Q4 है तो मान रख दो। तो समेशन Q बराबर Q1 की वैल्यू 2 माइक्रो कूलाम प्लस Q2 की वैल्यू माइनस का 3 माइक्रो कूलाम प्लस Q3 की वैल्यू 4 माइक्रो कूलाम और Q4 की वैल्यू है 3 माइक्रो कूलाम। अब करना क्या, टोटल योग। अब ये प्लस और ये माइनस, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये बनेगा समेशन क्यू बराबर 2 माइक्रो कूलाम माइनस 3 माइक्रो कूलाम प्लस 4 माइक्रो कूलाम प्लस 3 माइक्रो कूलाम। अब ये माइनस का 3 ये प्लस के 3 से कट जाएगा और हमारे पास आवेश बचेगा प्लस का 2 माइक्रो कूलाम और प्लस का 4 माइक्रो कूलाम। तो जो टोटल समेशन क्यू मिलेगा वो मिल जाएगा 6 माइक्रो कूलाम।
अब चूंकि हमें पता है आवेश का मापन हम कूलाम में ही करते हैं, तो माइक्रो की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। ये आपको पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि भाई 1 माइक्रो कूलाम का मान होता है 10⁻⁻6 कूलाम। तो हमें जो समेशन क्यू मिलेगा वो मिलेगा 6 × 10⁻⁻6 कूलाम। इस प्रकार से हमें वैल्यू को चेंज करना होता है। ये अपना पहला पॉइंट, आवेशों की योज्यता। फिर देखो पॉइंट नंबर 2, आवेश संरक्षण नियम। अब कंजर्वेशन ला है, तो कंजर्वेशन का मतलब यहाँ नियत से हो गया। नियत कौन है? आवेश। तो ये क्या कह रहा है कि यह आवेश का वह गुण है, आवेश का वह गुण है जिसमें निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। कहने का मतलब ये हो गया कि ना तो हम आवेश को नष्ट कर सकते हैं और ना इसका उत्पादन कर सकते हैं, बल्कि क्या कर सकते हैं, इसको एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं। जो ऊर्जा संरक्षण नियम अपनों ने पहले पढ़ रखा है 11th में, ठीक उसी प्रकार से है आवेश संरक्षण नियम। अब इसको एक उदाहरण से बता रहा हूँ, वो देखना कि भाई पहले अपनों ने एक पॉइंट पढ़ा कि जब दो वस्तुओं को घर्षित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था कि पहली वस्तु जितने इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, दूसरी वस्तु उतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है। तो दोनों वस्तुएं हैं तो एक निकाय में, भाई दोनों को घर्षित किया तो पहली ने इलेक्ट्रॉन त्यागे और दूसरी ने उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया। लेकिन बाहर से तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो आ ही नहीं रहा ना, पहली वस्तु जितने त्याग रही है दूसरी वस्तु उतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है। तो मैं यही कहूँगा कि उस कंडीशन में निकाय में कुल आवेश दोनों के लिए ही क्या है, नियत है। बस उसे कहते हैं आवेश संरक्षण नियम। यानी कि न तो आवेश को नष्ट किया जा सकता है, न उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में या एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। फिर तीसरा पॉइंट, आवेश की निश्चरता। ये आरबीएससी में जोड़ा हुआ पॉइंट है, एनसीईआरटी में नहीं था। ये है क्या वो सुनो। आवेश की निश्चरता का मान है कि जो आवेश है वो वस्तु के वेग पर निर्भर ही नहीं करता है। वस्तु चाहे स्थिर है चाहे गतिमान है। अब वस्तु स्थिर है, अगर उसके पास 2 माइक्रो कूलाम है तो ऐसा नहीं है कि गतिमान हो गया और वो 3 पहुंच गया 4 पहुंच गया, ऐसा नहीं होता है। स्थिर अवस्था या साम्य अवस्था में जितना उसके पास आवेश था, गतिमान होने के बाद भी उस पर आवेश उतना ही रहता है। बस इसे कहते हैं आवेशों की निश्चरता। यानी कि गतिमान अवस्था में आवेश का मान बराबर होता है साम्य अवस्था में आवेश का मान। अगर किसी वस्तु पर, जैसे मान लिया ये वस्तु है, अभी ये यहाँ पर कांस्टेंट नियत है, इसके पास 2 माइक्रो कूलाम का आवेश है या चार्ज है। अब अगर मैं इसको v वेग से गतिमान करवा दूं यहाँ तक, तो ऐसा नहीं है कि जैसे गतिमान होगी आवेश का मान बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। जितना मान पहले था उतना ही मान गतिमान अवस्था के बाद में है। बस इसे कहते हैं आवेशों की निश्चरता। और बाकी स्टूडेंट, अब देखो अपना ने टॉपिक चला रखा है आवेशों के गुणधर्म, जिसके 3 पॉइंट मैंने बता दिए हैं। अब अपने को अंतिम चौथे पॉइंट की बात करनी है, तो वो कौन सा है? देखो सबसे जो लास्ट वाला पॉइंट है वो है आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण। इसको बताने से पहले वाली बात को मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि वही अपने काम में आनी है। अपनों ने घर्षण विद्युत का टॉपिक पढ़ा, जिसमें यही तो कहा था 2 वस्तुओं को घर्षित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, उनकी कितनी संख्या जा रही है, उसकी व्याख्या इस पॉइंट में करेंगे। और क्वांटमीकरण की सबसे पहले व्याख्या वैज्ञानिक मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग के आधार पर की थी। ठीक है, अब होता क्या है क्वांटमीकरण, थोड़ा सा वो देख लो कि कोई भी भौतिक राशि कोई भी हो, वो आवेश के सभी मानों को ग्रहण न करके एक निश्चित मान को ही ग्रहण करती है। यानी आवेश का ऐसा नहीं है कि आ गया जितना मान ग्रहण कर लिया, वैसा नहीं है भाई। एक निश्चित संख्या ही एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो सकती है।
तो कोई भौतिक राशि आवेश के सभी मानों को ग्रहण न करके बल्कि निश्चित मानों को ही ग्रहण करती है, वो राशि तो कहलाती है क्वांटीकृत राशि। और क्वांटीकृत राशि या क्वांटीकृत प्रक्रिया में किसी भौतिक राशि का वह न्यूनतम मान जिसका विनिमय किया जा सकता है, मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, वो राशि कहलाती है क्वांटम राशि। अब वैज्ञानिक थे मिलिकन। देखो तो वैज्ञानिक मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग के आधार पर यह स्पष्ट किया कि जो विद्युत आवेश है, जिसको हम आवेश भी कहते हैं, वो एक मात्रा विशेष का पूर्ण गुणज होता है, जिसका मान होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। उन्होंने क्या कहा कि आवेशों की एक निश्चित संख्या ही एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित की जा सकती है। यानी उस स्थानांतरण विधि के लिए हम इस सूत्र को अप्लाई कर सकते हैं, Q बराबर प्लस माइनस NE, जहां Q आवेश है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और N है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर जो आवेश है उस स्थानांतरित आवेश का मान जो मुख्य या मूल आवेश है उसका पूर्ण गुणज होता है, वो कितना गुणज होता है, n गुणज होता है। अब यहाँ जो प्लस माइनस का चिन्ह है वो हमें यही बताएगा कि या तो वस्तु इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर रही है और या वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जब मैंने आपको पढ़ाया था धनावेश और ऋणावेश के बारे में, वहाँ बताया था। कुछ पॉइंट भी मैंने कोष्टक में लिखे थे कि भाई धनावेश का मतलब क्या होता है, वो लाइन अपनी यहाँ सहायता करेगी। तो इसको मैं यूँ कह सकता हूँ कि सभी मुक्त आवेश, ये मुक्त आवेश है, सभी मुक्त आवेश मूल आवेश के पूर्ण गुणज होते हैं। भाई क्वेश्चन आ जाए आवेश क्वांटमीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो हम ये कह देंगे कि सभी मुक्त आवेश मूल आवेश के पूर्ण गुणज होते हैं। ठीक है। अब यह है इलेक्ट्रॉनिक आवेश। इस आवेश का मान होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि जितना भी आवेश है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अब ये क्या कह रहा है कि यदि n बराबर 1, तो अगर मैं n की वैल्यू यहां रख दूं तो मुझे q का मान मिलेगा प्लस माइनस e। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, q बराबर प्लस माइनस 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ये कह रहा है यदि n बराबर 2 है तो q बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2e, तो ये बन जाएगा q बराबर प्लस माइनस 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ये कहना क्या चाह रहा है कि आवेशों की ये जो निश्चित मात्रा है, इस प्रकार से केवल इतनी ही मात्रा एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित की जा सकती है। चलो थोड़ा सा आगे और बढ़ा देते हैं। यदि n बराबर 3 है तो q बराबर प्लस माइनस 3e होगा। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, देखो q बराबर प्लस माइनस 4.8 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि जब आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होता है तो स्थानांतरित आवेशों की संख्या इस रूप में जाएगी। यानी जैसे क्वेश्चन आ जाए कि क्या यह संभव है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित आवेश का मान 1.5 गुणा 10⁻⁻19 कूलम है। तो आप देख लो ये संख्या मैच नहीं कर रही है, तो हम यही कहेंगे कि इस आवेश का स्थानांतरण संभव नहीं है। और इसकी खोज की थी वैज्ञानिक मिलिकन ने। तो देखो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल हैं जहां ये फॉर्मूला अपने काम में आएगा। अब दोबारा समझा देता हूं एक बार कि ये जो प्लस माइनस है वो केवल इतना ही बताएगा कि या तो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है और यह वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रही है। इसलिए अगर हम चाहें तो साधारण रूप में इस सूत्र को मैं इतना भी लिख सकता हूं, Q बराबर NE, बस इतना याद कर लो। जहां Q है मुक्त आवेश, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश जिसका मान होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, और N है स्थानांतरित या ग्रहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये आवेश गुणधर्म का चौथा पॉइंट है, आवेश का क्वांटमीकरण। तो 4 पॉइंट पढ़ लिए। नंबर 1 आवेशों की योज्यता, नंबर 2 आवेश संरक्षण नियम, नंबर 3 आवेशों की निश्चरता, और नंबर 4 है आवेश का क्वांटमीकरण की कोई भौतिक राशि आवेश के सभी मानों को ग्रहण न करके
केवल निश्चित मानों को ही ग्रहण करती है, वो तो कहलाती है क्वांटीकृत राशि। और क्वांटीकृत प्रक्रिया में किसी भौतिक राशि का वह न्यूनतम मान और सबसे कम न्यूनतम मान ही है मेरे पास, कि हम किसी वस्तु में स्थानांतरण के समय कम से कम इतना आवेश स्थानांतरित कर सकते हैं। तो दोबारा सुन लेना, क्वांटीकृत प्रक्रिया में किसी भौतिक राशि का वह न्यूनतम मान जिसका विनिमय किया जा सकता है वह क्वांटम राशि कहलाती है, जिसकी खोज सबसे पहले वैज्ञानिक मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग के आधार पर की थी। उन्होंने क्या बताया कि विद्युत जो आवेश होता है वो एक मात्रा विशेष का पूर्ण गुणज होता है, जिसकी वैल्यू, भाई देखो ये 0.6 से आगे तक चलती है, लेकिन अपने इतना ही काम में आएगा, इसका मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। इसलिए हमने सूत्र लिखा Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जहाँ एन है स्थानांतरित या ग्रहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब आज हम हल करेंगे एक न्यूमेरिकल। उस न्यूमेरिकल में ये सूत्र कैसे अप्लाई करना है थोड़ा सा वो देखना आसान है, लेकिन अपने कर भी सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के न्यूमेरिकल में थोड़ी प्रॉब्लम ही होती है। तो देखो न्यूमेरिकल को हम सोल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, ये क्वेश्चन अपने पास। तो न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले कुछ हिंट बता देता हूं कि न्यूमेरिकल का हल करने का तरीका क्वेश्चन के अंदर छिपा होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ध्यान से पढ़ना है, हमें जो दे रखा है पहले वही लिखना है। भाई हमें कौन कौन सी भौतिक राशियों का मान दे रखा है, फिर उसके बाद में हमसे पूछा क्या है, बस ये इतनी सी स्टेप अगर हमने याद रख ली तो न्यूमेरिकल को हम आसानी से हल कर सकते हैं। बाकी देखो फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा अपने को। इसमें क्या कह रहा है कि 1 कूलाम आवेश, तो सबसे पहले आवेश दे दिया, तो मैं यहां लिख देता हूं दिया गया है। हमें दे रखा है आवेश, हमें पता होना चाहिए आवेश को हम सिंबल Q से लिखते हैं। कितना कूलाम है? 1 कूलाम। पूछ क्या रहा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने सिंबल लिखा था N से, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब बात किसकी पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमें फिर आवेश किसका चाहिए? इलेक्ट्रॉन का। तो देखो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसको हमने सिंबल लिखा था स्मॉल ई से, और वो होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। इतना अपना पहले काम है। फिर क्या करना है? इन तीनों पॉइंटों को ध्यान से देखो और किसी एक ऐसे सूत्र को दिमाग में लाओ कि इन दो का मान अगर मैं रख दूं तो फिर n का मान मुझे मिलना चाहिए। बस इतना ही काम है, न्यूमेरिकल हो जाएगा अपना आसानी से। तो देखो हम जानते हैं कि Q बराबर होता है NE। हमें Q का मान दे रखा है, E का मान दे रखा है, N का मान पूछ रहा है, तो या तो वैल्यू रख दो या इस सूत्र को थोड़ा और बढ़ा दो। तो मैं E को बाईं ओर भेज देता हूँ, तो ये गुणा की संख्या इधर आते हैं भाग में, तो N बराबर हो गया Q अपॉन E। अब वैल्यू रख दो, Q आवेश 1 कूलाम बटा E इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। कूलाम से तो कूलाम कैंसिल हो ही जाएगा। अब ये संख्या तो ऊपर चली जाएगी और ये हो जाएगा 10 की घात प्लस के 18 बट्टा 1.6। अब देखो ये वो वैल्यू है जो याद रखी जाती है और लगभग सभी ही इसको याद रखते हैं। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिलेगी 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे की ओर कर रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु को -1 कूलाम आवेश से किस प्रकार आवेशित किया जा सकता है? आवेशित किया जा सकता है। तो आंसर देखो कैसे करेंगे। कह रहा है कोई वस्तु है मेरे पास और आवेश -1 कूलाम, इसका मतलब वस्तु ऋणावेशित करनी है। तो याद करो मैंने पीछे एक टॉपिक पढ़ाया था आप लोगों को कि आवेश 2 प्रकार का होता है। एक है धनावेश
और दूसरा है ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश के दौरान इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हमें पता चला था। मैंने वहाँ एक नोट करके भी लिखवाया था आपको कि प्रोटॉन का स्थानांतरण क्यों नहीं होता है आवेशन में। तो उसका रीजन ये है कि प्रोटॉन नाभिक के अंदर प्रबल नाभिकीय बल द्वारा बंधे होते हैं, जिन्हें हटाना आसान नहीं होता है। अब देखो धनावेश और ऋणावेश में मैंने क्या लिखा था, धनावेश है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, ऋणावेश है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। ठीक है। अब मुझे एक बात बताना कि कोई वस्तु ऋणावेशित होना चाह रही है, वो ऋणावेशित कब हो सकती है? अगर वो किसी अन्य वस्तु से इलेक्ट्रॉन ले। जब वो इलेक्ट्रॉन लेगी तभी तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। ध्यान से सुनना, वस्तु ऋणावेशित होना चाह रही है। ऋणावेशित कब हो सकती है? जब वह वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या चाहती है? वृद्धि चाह रही है। अब डिपेंड करता है आवेश पर। तो इसको ध्यान से अगर हम देखें तो माइनस का चिन्ह हमें क्या बता रहा है कि इस वस्तु को बाहर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? ग्रहण करना पड़ेगा किसी अन्य वस्तु से। इतना तो पता चल गया। कितना कूलाम आवेश चाहिए उसको? 1 कूलाम, क्योंकि माइनस का जो काम था वो तो मैंने समझा दिया है कि ऋणावेश चाह रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और अगर धनावेश पूछता तो फिर उसको इलेक्ट्रॉन की कमी यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ते। तो यहाँ ऋणावेश की बात है। तो 1 कूलाम आवेश यानी कोई वस्तु 1 कूलाम से आवेशित होना चाह रही है, तो सबसे पहले ये कह रहा है कि उसको इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं उसको इतने इलेक्ट्रॉन या तो दूं या निकालूं उससे, तो या तो वो धनावेशित होगी या वो ऋणावेशित होगी। तो देखो मुझे तो माइनस वाला मान चाहिए, यानी -1 कूलाम से आवेशित करना है, तो ऋणावेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन उसको देने पड़ेंगे बाहर से। तो मैं यही कहूँगा कि इस वस्तु को -1 कूलाम आवेश से आवेशित होने के लिए 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने होंगे। ये अपना पॉइंट पूरा हो गया, आंसर हो गया। ये कब होगा? जब हमें इसका पता है। बाकी अगर एग्जाम में इतना सा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? n का मान निकालना पड़ेगा। अगर ये अकेला क्वेश्चन हो, चलो अपने पास तो था तो मैंने सीधा बता दिया है। अगर आप एंड में अगर ये नहीं लिखोगे, अतः वस्तु को -1 कूलाम से आवेशित करने के लिए या होने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन तो बाहर से ग्रहण करने होंगे या हमें उसको इलेक्ट्रॉन देने होंगे, अगर ये नहीं लिखा तो नंबर कट जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई आवेश क्वांटमीकरण का जो मेन या मुख्य सूत्र है वो कौन है? Q बराबर NE। अब याद करो पीछे पॉइंट था Q बराबर ±NE। तो ये जो प्लस माइनस है ना, वो देखो इसी बात की पुष्टि कर रहा है कि वस्तु या तो ऋणावेशित होना चाह रही है या धनावेशित होना चाह रही है। अगर धनावेशित होना चाह रही है तो सीधी बात है उसको इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे। जैसे मान लो ये 2 वस्तु है, ए है और बी है। अगर ये धनावेशित होना चाह रही है तो एक ही तरीके से हो सकती है, अगर इसके इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए तो ये क्या करेगी? इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगी, तो ये होगी धनावेशित। और ये वस्तु बी है, ये ऋणावेशित होना चाह रही है, तो ये ऋणावेशित कब हो सकती है? जब बाहर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, क्योंकि ऋणावेशित होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। अब इसके अंदर न्यूमेरिकल है, उदाहरण है 1.1, 1.2, 1.3। उन न्यूमेरिकलों को आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन उसमें एक न्यूमेरिकल में हमसे क्या पूछेगा? वो यूँ पूछ रहा है कि द्रव्यमान में होने वाली वृद्धि या कमी किस प्रकार से है। तो देखो द्रव्यमान में होने वाली वृद्धि या कमी को मैं इस सूत्र से हल कर सकता हूँ, जो मैंने पहले ही डेवलप करके आपको बता दिया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me है तो n इलेक्ट्रॉनों का कितना हो जाएगा? n गुणा me। अब यहाँ जो डेल्टा me है वो या तो द्रव्यमान में होने वाली अल्प वृद्धि को प्रदर्शित करेगा और या अल्प कमी को प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार से ये अपना टॉपिक पूरा हो गया है। यानी आवेश के गुण धर्म के अपनों ने 4 पॉइंट पढ़ लिए हैं। नंबर फर्स्ट, वापिस थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, देख लो। नंबर फर्स्ट अपनों ने पढ़ा आवेशों की योज्यता कि कुल आवेश का मान, निकाय में जितने भी आवेश हैं कुल आवेश का मान सदैव नियत रहता है। अब देखो ये जो पहला टॉपिक पढ़ा है गुणधर्म, वहाँ से एग्जाम में 2 बार या 3 बार क्वेश्चन तो आ ही चुका है, लेकिन फ़र्क इतना, ये पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग था। जैसे यूँ पूछ ले, अलग 2 निकाय दे रखे हैं,
और आपसे कहे छायांकित भाग का आवेश कितना है, अब हमें डायग्राम में ये देखना पड़ेगा कि छायांकित जो भाग है वो कौन सा है, इसलिए बाहर वाले आवेश नहीं लेने पड़ते हैं। चलो जैसे इसकी जरूरत पड़ेगी आपको बता देंगे। फिर उसके बाद में पॉइंट नंबर 2, आवेश संरक्षण नियम। तो सीधी बात है, निकाय के कुल आवेश का मान सदैव नियत रहता है। पॉइंट नंबर 3, आवेश की निश्चरता कि स्थिर अवस्था और गतिमान अवस्था में आवेश का जो मान है वो सदैव नियत रहता है। तो मैं यही कहूँगा कि जो आवेश है उसका मान वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, यानी वेग पर निर्भर नहीं करता। एक ये अंतिम नंबर 4 जो भी पढ़ा था अपनों ने, आवेश क्वांटमीकरण, कि आवेशों की एक निश्चित संख्या ही एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित की जा सकती है, जिसका मान होता है Q बराबर प्लस माइनस NE। अब एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि भाई किसी वस्तु पर कम से कम या किसी वस्तु से कम कितना आवेश स्थानांतरित किया जा सकता है, तो कम से कम वैल्यू निकालने के लिए n का मान 1 रखेंगे तो Q का मान आ जाएगा प्लस माइनस E। तो देखो ये क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर भी दे रखा है, लघुतरात्मक क्वेश्चनों में मिल जाएगा आपको, आप हल कर सकते हो। अब E का मान रख दो तो प्लस माइनस 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। अब जो आगे का टॉपिक है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।